नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप लोगों का भारतीय इतिहास की क्लास में। आज हम आपके जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा भारत में सिविल सेवा का विकास। क्योंकि मूल जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है भारत में ब्रिटिश काल में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। उसी के अंतर्गत हम आपके कौन से टॉपिक की चर्चा करेंगे? सिविल सेवा का विकास। सिविल सेवा का विकास। देखिए, सिविल सेवा के विकास के अंतर्गत देखा जाए तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आती है। अब यहां भारत आकर के कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। फैक्ट्रियों की जब स्थापना की तो उनके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता थी। कर्मचारियों को इन्होंने कंपनी ने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के अनुबंध करके कर्मचारियों को भारत लेकर के आई। ठीक है, तो प्रारंभिक कर्मचारियों को अनुबंधों के माध्यम से भारत लेकर के आई। इस कारण वो अनुबंधित कर्मचारी आपके कॉन्वेंटेड सर्विसेज के नाम से वो जाने गए। ठीक है, जिनमें आपके अप्रेंटिस से सीनियर मर्चेंट तक की जो सेवाएं हैं वो आपके मुख्य रही हैं। तो आप यहां देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने आपके विभिन्न लोगों से क्या किए? अनुबंध किए। विभिन्न लोगों से क्या किए हैं? अनुबंध किए। अब अनुबंध किए तो इन अनुबंधों के तहत आपके कुछ एक पद यहां पर सृजित हुए, जैसे अप्रेंटिस, राइटर, फैक्टर, जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट। अप्रेंटिस, राइटर, फैक्टर, जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट जैसे पद आपके यहां पर क्या किए हैं? सृजित इनके द्वारा किए गए हैं। अब ये सभी की सभी पद कैसे थे? अनुबंध पर आधारित थे, इसलिए आपके इन्हें कॉन्वेंटेड सर्विस बोला गया। कॉन्वेंटेड सर्विस बोला गया। और कालांतर में आपके जो सीनियर मर्चेंट का पद है, इससे आपके किसका विकास हुआ है? सिविल सर्विस का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ? सिविल सर्विस का। आपके सीनियर मर्चेंट के पद से आपके विकास यहां पर होता है। सीनियर मर्चेंट का जो पद होता था, इसको ज्यादातर आपके न्यायिक और राजस्व प्रशासन संबंधी कार्य सौंपे जाते थे। न्यायिक और राजस्व प्रशासन संबंधी कार्य सौंपे जाते थे। न्यायिक और राजस्व प्रशासन संबंधी कार्य आपके किसे सौंपे जाते थे? सीनियर मर्चेंट को आपके सौंपे जाते थे। और इसी सीनियर मर्चेंट के पद से कालांतर में सिविल सेवा का विकास यहां होता है। अब हम देखें कि सबसे पहले आपके देखें कि वारेन हेस्टिंग्स यहां पर बंगाल के गवर्नर जनरल बने। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा आपके कलेक्टरों की नियुक्ति की गई। कलेक्टरों की नियुक्ति। लेकिन इन कलेक्टरों के वाणिज्यिक, क्योंकि कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में थी, वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग करके रखा। वाणिज्यिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग रखा है। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसी ने पहली बार आपके यहां पर कलेक्टरों की नियुक्ति की है। फिर आपके देखें तो कॉर्नवालिस का नाम आता है गवर्नर जनरल के रूप में। किसका नाम आया? कॉर्नवालिस का नाम आया। कॉर्नवालिस के द्वारा यह सिफारिश की गई कि भाई जितने भी उच्च पद हैं, जितने भी उच्च पद हैं उन पर केवल यूरोपियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। देखिए, उच्च पदों पर
यूरोपियों की नियुक्ति की सिफारिश उच्च पदों पर यूरोपियों की नियुक्ति की सिफारिश आपके किसके द्वारा की गई है? कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। और कॉर्नवालिस की इस नीति को वैधता आपके प्रदान की गई है 1793 के एक्ट में। 1793 का जो एक्ट था उसमें आपके कॉर्नवालिस की इस नीति को वैधता प्रदान कर दी गई कि भाई सभी प्रकार के जो उच्च पद हैं उन उच्च पदों पर केवल यूरोपियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, वैधता प्रदान कर दी गई। अब आपके देखिए वेलेजली आए। वेलेजली के द्वारा आपके क्या किया गया कि जो असैनिक अधिकारी हैं उनके प्रशिक्षण के लिए 1800 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा कर दी गई। ठीक है ना? तो देखिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ये सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना ये कार्य हुआ था। जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना ये कार्य हुआ था, इसलिए अधिक आपके दीर्घकालीन होना ही नहीं था, आपके दूरगामी इसके परिणाम आने ही नहीं थे। इसीलिए शीघ्र ही आपके केवल भाषाओं का अध्ययन केंद्र बन करके रह जाता है और 1804 ईस्वी में इसे पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। किसको? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसको। असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आपके इसको गठित किया गया था, लेकिन शीघ्र ही 1804 ईस्वी में ये बंद हो जाता है और तब तक के लिए ये केवल भाषाओं का अध्ययन केंद्र बन करके रह जाता है। भाषाओं का अध्ययन केंद्र बन करके रह जाता है। कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी एवज में आपके जो सीओडी हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए हेलबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कर दी थी। देखिए सीओडी के द्वारा, सीओडी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा आपके हेलबरी में प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना कर दी गई। देखिए हेलबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज, ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना, ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना आपके किसके द्वारा कर दी गई है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कर दी गई। इसमें क्या करना था? अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्य संपादित होना था। अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्य संपादित होना था। किसके अंतर्गत? हेलबरी कॉलेज के अंतर्गत। और ये 1858 ईस्वी तक संचालित रहा है। 1858 ईस्वी तक कौन सा? हेलबरी का ईस्ट इंडिया कॉलेज आपके संचालित रहा है। फिर आपके धीरे धीरे क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात देखिएगा, अभी हमने यहां पर बात की एक राइटर पद की। किसकी बात की थी? राइटर पद की बात की थी। अगर राइटर पद को देखें तो हम बता रहे थे कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट जो आता है, इस चार्टर एक्ट में इसके लिए 2 वर्ष के सर्टिफिकेट की अनिवार्यता, कि राइटर पद है, उस राइटर पद के लिए 2 वर्ष का सर्टिफिकेट होना, 2 वर्ष का आपके एक तरह से अनुभव होना आपके उसे आवश्यक था। उसी व्यक्ति को राइटर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये प्रावधान आपके कब लाया गया? 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में लाया जाता है। अनिवार्य कर दिया गया आपके इसको। अब देखिए फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया और 1833 के चार्टर एक्ट में
अर्ध प्रतियोगिता प्रणाली को लाया गया। चार्टर एक्ट, इसमें किसे लाया गया? अर्ध प्रतियोगिता प्रणाली को लाया गया। अब दिमाग में यह प्रश्न उठेगा कि भाई अर्ध प्रतियोगिता प्रणाली है क्या? तो अर्ध प्रतियोगिता प्रणाली के अंतर्गत आपके क्या था कि भाई रिक्ति, जितनी भी आपके रिक्तियां होती थी पदों की, रिक्तियों से 4 गुना अधिक का चयन किया जाता और तब परीक्षा का आयोजन होता। सीओडी ने आपके ये तरीका निकाल लिया कि भाई क्या ऐसा है कि जितनी भी रिक्तियां हैं उनसे 4 गुना अधिक लोगों का आप चयन करो और फिर जो चयनित होकर के आए उनकी परीक्षा आप लो। ठीक है, तो वो अर्ध प्रतियोगिता प्रणाली आपके कहां पर 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत आ जाती है। और इसी एक्ट में ये भी प्रावधान लाया जाता है कि धर्म, रंग, निवास स्थान के आधार पर सिविल सेवाओं में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। धर्म, रंग, निवास के आधार पर सिविल सेवाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव आपके सिविल सेवाओं में किसके आधार पर? धर्म, रंग और निवास स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसी आपके घोषणा को 1853 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, 53 के चार्टर एक्ट में पुनः दोहराया जाता है। चार्टर एक्ट में पुनः दोहराया। किसको दोहराया गया पुनः? आपके 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कि भाई कि ये जो प्रावधान लाया जा रहा है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, निवास के आधार पर किसी भी व्यक्ति में भेद नहीं किया जाएगा सिविल सेवा के अंतर्गत, तो 1853 ईस्वी में इसको आपके पुनः दोहरा दिया जाता है। और 1853 ईस्वी में ही 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता प्रणाली को लाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता की शुरुआत आपके 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में की जाती है। ठीक है, अब इसके लिए आपके क्या प्रावधान लाया गया था कि भाई कि पूर्ण प्रतियोगिता की शुरुआत के लिए क्या करना चाहिए कि 1854 ईस्वी में इस पूर्ण प्रतियोगिता के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करना था। तो यहां पाठ्यक्रम निर्धारण समिति, पाठ्यक्रम निर्धारण समिति का आपके यहां पर चयन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसको सौंप दी गई? मैकाले को सौंप दी गई। मैकाले को इसका अध्यक्ष बना दिया गया जो कि पाठ्यक्रम निर्धारण का कार्य करेगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता की शुरुआत आपके 1853 के चार्टर एक्ट में कर दी गई और इसी एक्ट में यह भी प्रावधान लाया गया कि बाद में आपके 1854 ईस्वी में कि इस प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, उस पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए आपके मैकॉले की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, जो पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आपके क्या करेगी? यहां पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी। अब 1861 ईस्वी में आईसीएस एक्ट के द्वारा आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से ये जानी जाने लग जाती है। 1861 ईस्वी में आईसीएस एक्ट आता है।
अब इस आपके जो सिविल सेवा है उस सिविल सेवा को हम किस नाम से, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानने लग जाते हैं। अब भारतीयों की अगर हम बात करें कि भाई कौन कौन से ऐसे भारतीय हैं जो इस सिविल सेवा के अंतर्गत आपके सफल रहे हैं, इस सिविल सेवा में समय समय पर आयु का क्या विधान रहा है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सिविल सेवा के विकास के लिए इसमें आपके सिफारिशों के लिए कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया है, वो भी हमारे आपके महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में यहाँ शामिल होते हैं। तो सबसे पहले 1864 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय आईसीएस बने। 1864 ईस्वी कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय आईसीएस बने। प्रथम भारतीय आईसीएस कौन बनते हैं? सत्येंद्रनाथ टैगोर आपके यहाँ पर बनते हैं। 1864 ईस्वी में इनका आपके ये चयन होता है। 1871 ईस्वी में आरसी दत्त, देखिए 1871 ईस्वी, 1871 ईस्वी में एक तो कौन है कि भाई आरसी दत्त हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, और तीसरे आपके कौन हैं कि बिहारी लाल गुप्ता हैं, बिहारी लाल गुप्ता। इनका चयन आपके किसके लिए होता है? सिविल सेवा के लिए होता है। लेकिन इसमें आपके देखिएगा आरसी दत्त हैं, ये आपके धन निष्कासन के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। निष्कासन सिद्धांत से जुड़े। आरसी दत्त आपके किससे? धन निष्कासन के सिद्धांत से आपके जुड़े हैं। इनके द्वारा आर्थिक समीक्षा की गई है, इनके द्वारा आर्थिक समीक्षा की गई, और इसका धन निष्कासन का मुख्य अवयव इनके द्वारा भू राजस्व को माना गया। भू राजस्व को माना गया और इसके लिए इनके द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई। आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा? आरसी दत्त के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और भू राजस्व को आपके अपना प्रमुख अवयव इनके द्वारा माना जाता है। इन्हीं आरसी दत्त के द्वारा आपके इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की जाती है। कौन सी पुस्तक की? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किनके द्वारा? आरसी दत्त के द्वारा की गई है। इन्होंने आपके कहा था कि भाई भारत की नमी, इन्होंने आपके क्या कहा कि भारत की नमी बरसात के रूप में भारत की भूमि पर ना गिर करके इंग्लैंड की भूमि पर गिरती है। ठीक है ना? भारत की जो नमी है वो बरसात का रूप धारण करके भारत की भूमि पर तो गिरती नहीं है, यहां से आपके किसकी? इंग्लैंड की भूमि पर आपकी गिरती है। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, ये आपके किससे जुड़ जाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ जाते हैं, और इनके द्वारा सिविल सेवा के भारतीयकरण के लिए आंदोलन चलाया जाता है। सिविल सेवा के भारतीयकरण हेतु आंदोलन, और इस उद्देश्य से इन्होंने लाल मोहन घोष को आपके कहां पर? लंदन भेजा जाता है।
एक शिष्टमंडल के रूप में आपके लंदन भेजा जाता है, किनके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, क्योंकि सिविल सेवा के भारतीयकरण के लिए जो आंदोलन इनके द्वारा उठाया गया था उसको आपके उसकी पहुंच ये कहां तक पहुंचाना चाह रहे थे? इंग्लैंड तक पहुंचाना चाह रहे थे। ठीक है, अब देखिए एक बिहारीलाल गुप्ता हैं, बिहारीलाल गुप्ता जिनका 1871 ईस्वी में आपके सिविल सेवा में चयन हुआ था। ये गवर्नर जनरल के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे, गवर्नर जनरल के प्रमुख सलाहकार। प्रमुख सलाहकार कौन माने गए हैं? बिहारीलाल गुप्ता को माना गया है। इन्हीं बिहारीलाल गुप्ता के द्वारा तैयार नोट के आधार पर बाद में इल्बर्ट विल को तैयार किया गया है, या इल्बर्ट विल का आधार बना है इनके द्वारा तैयार किया गया नोट। देखिए इल्बर्ट के आधार को तैयार किया, एक नोट के रूप में आपके इनके द्वारा इल्बर्ट विल के आधार को तैयार किया जाता है। तो 1871 ईस्वी में आपके तीन प्रमुख व्यक्ति हैं, जिनमें आपके आरसी दत्त का नाम आता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है और बिहारीलाल गुप्ता का नाम आता है, जिनके द्वारा आपके सिविल सेवा को यहाँ फाइट किया गया था। 1871 में आपके इसमें शामिल किए गए। ठीक है, तीसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई एक आयु संबंधी विधान आपके समय समय पर सिविल सेवा के लिए बदलते रहे। सिविल सेवा के लिए आयु संबंधी विधान हमेशा बदलते रहे हैं। जैसे 1859 ईस्वी में अगर सिविल सेवा की आयु देखी जाए, 1859 ईस्वी में देखी जाए, फिर 1866 ईस्वी में इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। जैसे 1859 ईस्वी में सिविल सेवा की आयु 22 वर्ष थी। कितनी थी? 22 वर्ष, जिसको आपके घटा करके 1866 ईस्वी में कितना कर दिया गया कि भाई 21 वर्ष कर दिया गया। इसको फिर घटाया गया और 1878 ईस्वी में इसकी आयु कितनी? 19 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 1878 ईस्वी में सिविल सेवा की आयु कितनी निर्धारित कर दी गई? 19 वर्ष निर्धारित कर दी गई। ठीक है, और फिर इसमें परिवर्तन लाए गए 1892 ईस्वी में, जिसमें न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 23 निर्धारित कर दी जाती है। न्यूनतम 21 व अधिकतम 23। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित कर दी जाती है। इसी समय 1868 ईस्वी में ही स्कॉलरशिप स्कीम को भी लाया जाता है। 1868 ईस्वी में ही स्कॉलरशिप स्कीम को लाया गया। तो 1868 ईस्वी में आपके स्कॉलरशिप स्कीम को लाया गया था। लेकिन यहाँ ये याद रखने की आवश्यकता है कि एक तो अंग्रेजी भाषा में आपके परीक्षा का आयोजन है, और दूसरा आपके क्या है कि यहाँ आयु सीमा आपके इतनी न्यूनतम दी गई है कि उससे ऐसा आयु सीमा को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजों ने सोची समझी चाल के तहत आपके भारतीयों को इस सेवा से दूर रखने का प्रयास किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ योग्य भारतीय आपके कहाँ तक पहुँच जाते हैं? सिविल सेवक की, यानी कि सिविल सेवा तक आपके सिविल सेवक के रूप में आपके भर्ती वहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी गतिविधियों में जुड़ जाते हैं और आपके अपने पदों से त्यागपत्र भी इनके द्वारा दे दिया जाता है। राष्ट्रवादी गतिविधियों में आपके इनके द्वारा जुड़ाव किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट स्थिति आपकी क्या होती है कि 1870 ईस्वी की अगर कांग्रेस की विधि देखी जाए, 1870
70 ईस्वी की आपके ब्रिटिश संसद की विधि, संसद की विधि में ये प्रावधान लाया गया था कि भाई कुछ पदों को भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, या भारतीयों को विशेष नियमों के तहत आपके भारतीयों को उन कुछ पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। देखिए, विशेष नियमों के तहत कुछ पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की सिफारिश, कुछ विशेष पदों या कुछ विशेष नियमों के तहत कुछ पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की सिफारिश आपके संसद की विधि में लाई गई, और इसी आधार पर 1878-79 ईस्वी में स्टेचुरी सेवा की शुरुआत आपके वायसराय लिटिन के द्वारा की जाती है। 1878-79 ईस्वी में इस समय वायसराय कौन है? लिटन। वायसराय कौन है? लिटन। इनके द्वारा आपके स्टेचुरी सेवा को लाया जाता है, जिसके तहत आपके ये कर दिया गया था कि भाई जितने भी पद हैं उनके 1/6 जो हिस्सा है उन पदों का वो भारतीयों में से मनोनीत करके भरा जाएगा। ठीक है, तो इनके द्वारा आपकी किसकी स्टेचुरी सेवा सर्विस की शुरुआत, और इसमें क्या प्रावधान था? कुल पदों का 1/6 हिस्सा भारतीयों में से मनोनीत कर भरा जाएगा। ये तय कर दिया था आपके इस सर्विस में कि भाई भारतीयों में से जितने भी आपके पद हैं उनमें से आपके क्या करेंगे कि 1/6 जो हिस्सा है उन पदों का वो भारतीयों में से आपके मनोनीत करके भरेंगे, तो वो स्टेचुरी सर्विस के रूप में जानी जाएंगी। किसके अंतर्गत? 1878-79 के अंतर्गत आपके ये कर दिए गए। हालांकि ये जो सर्विस है इनके वेतन और दर्जा आपके अन्य जो सिविल सेवा थी उनसे निम्न हुआ करता था। वेतन और दर्जे में आपके क्या होती थी? निम्न होती थी। इस वजह से इनमें भेद बना रहा है। ठीक है, बाद में जो एचिसन आयोग है, एचिसन आयोग की सिफारिशों के आधार पर इन्हें समाप्त करने की अनुशंसा की गई है। एचिसन आयोग ने इन्हें समाप्त करने की आपकी अनुशंसा की गई। देखिए, इनका वेतन व दर्जा निम्न होता था। वेतन और दर्जा आपके किनका? स्टेचुरी सर्विस का आपके निम्न हुआ करता था। अब एचिसन आयोग ने आपके सिफारिशें की और 1887-88 ईस्वी में इस सेवा को आपके समाप्त कर दिया गया। एचिसन आयोग की सिफारिश 87-88 ईस्वी में स्टेचुरी सेवा की समाप्ति कर दी जाती है। स्टेचुरी सेवा की आपके समाप्ति कब कर दी गई है? 1887-88 ईस्वी में कर दी जाती है। जो किसकी सिफारिशों के आधार पर? एचिसन आयोग। और एचिसन आयोग आपके कब लाया गया था?
डफरिन के काल में आपके 1886 ईस्वी में यह आयोग लाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने आपके सेवाओं के गठन तक की इसमें की हैं। अब देखिए एचिसन आयोग है, यहीं पर हम एचिसन आयोग की बात कर लें। ठीक है, एचिसन आयोग का देखिए अगर देखा जाए कि भाई कि गठन कब हुआ है इसका, तो इसके गठन को देखा जाए तो 1886 ईस्वी में। वायसराय कौन थे कि डफरिन, डफरिन के द्वारा गठित। लोक सेवाओं पर आपकी सिफारिशें देने के लिए वायसराय डफरिन के द्वारा किसका गठन किया गया है? एचिसन आयोग का आपके गठन किया गया है। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया चार्ल्स एचिसन को। अध्यक्ष किसको बनाया गया है? चार्ल्स एचिसन को बनाया गया। चार्ल्स एचिसन इसके अध्यक्ष बने गए। इनके द्वारा आपकी क्या सिफारिशें की गई? नंबर 1, अगर इनकी सिफारिशों को देखा जाए तो इन्होंने कहा कि भाई जो प्रतियोगिता परीक्षा है वो केवल लंदन में आयोजित होनी चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा केवल लंदन में आयोजित होनी चाहिए। यह सिफारिश आपकी किसके द्वारा दी गई है? एचिसन आयोग के द्वारा यह सिफारिश दी गई है। दूसरा आपके इन्होंने क्या कहा कि कॉन्वेंटेड और अनकॉन्वेंटेड सर्विस हैं उनके मध्य अंतर को आपके समाप्त कर देना चाहिए और प्रांतीय सिविल सेवा का आपके विकास करना चाहिए। प्रांतीय सिविल सेवा का विकास, प्रांतीय सिविल सेवा का विकास करना चाहिए। और आपके क्या करना चाहिए कि देखो कॉन्वेंटेड व अनकॉन्वेंटेड सर्विस का अंतर समाप्त, अंतर समाप्त। और स्टैचुरी जो सेवा है, स्टैचुरी सेवा के आपके समापन की घोषणा भी आपके इनके द्वारा की गई। चौथे में आपके क्या है? इसके द्वारा कहा गया कि भाई कि स्टैचुरी सेवा है उसका भी समापन कर दिया जाना चाहिए, जो कि 1887-88 ईस्वी में इसकी सिफारिशों के आधार पर कर भी दिया जाता है। अब इनमें से जो अनकॉन्वेंटेड सर्विसेज होती थी वो प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाती थी। और प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में आपके इस कमेटी के द्वारा क्या सिफारिश दे दी गई कि इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन केवल लंदन में होना चाहिए, केवल लंदन में होना चाहिए। ये बात आपके यहाँ पर कही जाती है किसमें? एचिसन आयोग में। एचिसन आयोग का गठन आपके किसके काल में? कि वायसराय डफरिन के काल में किया गया है। कब किया गया है? कि 1886 में किया गया है। किस लिए किया गया है? सिविल सेवा के ऊपर सिफारिश देने के लिए। कौन कौन सी सिफारिश दे दी हैं? कि प्रतियोगिता परीक्षा केवल लंदन में आयोजित हो। दूसरा आपके कॉन्वेंटेड और अनकॉन्वेंटेड सर्विसेज का अंतर समाप्त हो। प्रांतीय सिविल सेवा की आपकी शुरुआत की जाए और आपके स्टैचुरी जो सेवा है उसको भी समाप्त किया जाए। ठीक है, अब इसके पश्चात आपके कौन सा? एक इस्लिंगटन आयोग का गठन किया जाता है। कौन सा आयोग है? इस्लिंगटन आयोग। इस्लिंगटन आयोग का गठन आपके कब किया गया है? 1912 ईस्वी में हार्डिंग द्वारा गठित है। हार्डिंग्स द्वारा गठित इस्लिंगटन आयोग का गठन आपके किसके द्वारा? वायसराय हार्डिंग के द्वारा गठित किया गया है। अब इस इस्लिंगटन आयोग के अध्यक्ष इस्लिंगटन ही हैं। इनके द्वारा सिफारिश आपके क्या की जाती है कि भाई प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत दोनों जगह होना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा कहां पर? कि भाई लंदन में तो आयोजित हो ही रही है, लेकिन लंदन के साथ साथ कहां पर भी आयोजित होनी चाहिए? भारत में आयोजित होनी चाहिए।
अगर पहली प्रतियोगिता परीक्षा की हम बात करें तो पहली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन फिर आपके भारत में इलाहाबाद में किया गया। बाद में आपकी नियमित रूप से ये परीक्षा कहाँ पर, दिल्ली में आपकी संपादित होने लगती है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया है, इलाहाबाद में आकर के किया गया है। ठीक है। दूसरी बात आपके देखिए, उच्च पदों पर भारतीयों के लिए भी आपके क्या होना चाहिए, 25% सीटों का आरक्षण। उच्च पदों पर भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए कि वह जितने भी उच्च पद हैं उन उच्च पदों पर आपके क्या 25% भारतीयों को आरक्षण आपके यहाँ पर मिलना चाहिए, जिससे कि आपके उनकी नियुक्ति यहाँ की जा सके। ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिए, इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर, इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1922 ईस्वी में पहली परीक्षा का आयोजन आपके लंदन और भारत दोनों जगह किया जाता है। देखिएगा, हालांकि उससे पहले आप देखिएगा 1919 का जो एक्ट है, 1919 का एक्ट आपके यहाँ पर लाया गया है। 1919 के एक्ट में आपके क्या प्रावधान लाए गए कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए और अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा का गठन होना चाहिए। इसमें लोक सेवा आयोग के गठन का गठन होना चाहिए और केंद्रीय व अखिल भारतीय सेवा का गठन होना चाहिए। सेवा का गठन होना चाहिए। दो सिफारिशें आपके मूल रूप से किस में देखने को मिल रही है कि लोक सेवा आयोग का गठन कर दीजिए और आपके क्या है, अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा। केंद्रीय सेवा जिनसे आपके बाद में जो रेवेन्यू सेवाएं हैं उनका उदय होता है, और अखिल भारतीय सेवा IAS IRS वगैरह का आपके उदय किसके अंतर, वो IAS और IPS का उदय आपके किसके अंतर्गत, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत अब जन्म इनका होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए सिफारिशों में लागू क्या क्या हुई है कि 1922 ईस्वी में पहली परीक्षा दोनों जगह की गई है। देखिए 1922 ईस्वी प्रतियोगिता परीक्षा लंदन व भारत में आयोजित, लंदन व भारत में आयोजित की गई। और भारत में भी कहाँ पर आयोजित की गई है, सबसे पहले इलाहाबाद में, और फिर इलाहाबाद के बाद आपके कहाँ आयोजित की जाने लगी है, दिल्ली में। पहली बार आपकी प्रतियोगिता परीक्षा अगर देखी जाए भारत में तो वो कहाँ, इलाहाबाद में आयोजित की गई है, और फिर उसके पश्चात दिल्ली में ये आयोजित होने लग जाती है। ठीक है। ये आपके 1922 ईस्वी की परीक्षा की। अब एक और आयोग, जैसे हमने एचिसन आयोग किया, इस्लिंगटन आयोग किया, और एक विशेष आयोग जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो है ली आयोग। कौन सा है, ली आयोग, जिसका लॉर्ड रीडिंग के द्वारा आपके गठन किया जाता है। ली आयोग 1922-23 ईस्वी में आपके किसका गठन, 23-24 ईस्वी में किसका गठन किया गया है, ली आयोग का गठन किया गया। और किसने गठन किया है, गवर्नर जनरल रीडिंग के द्वारा गठन, रीडिंग द्वारा गठित, गवर्नर जनरल रीडिंग के द्वारा आपके कौन से आयोग का गठन किया गया है, ली आयोग का गठन किया गया है। अब इस ली आयोग के द्वारा क्या सिफारिश की गई कि लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश इसके द्वारा कर दी गई है, जिसके आधार पर आपके 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी जाती है। तो देखिए लोक सेवा आयोग
के गठन का सुझाव, और इस सुझाव के आधार पर अगर देखें तो 1926 ईस्वी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। उन्नीस सौ 26 ईस्वी में आपके किसका, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाता है। और किसकी सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, कि भाई ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। फिर देखा जाए कि भाई 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया है, 1935 का जो एक्ट आया है, इस एक्ट के अंतर्गत क्या विशेष प्रावधान आपके सिविल सेवा के संदर्भ में लाए गए, तो उनमें प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन की आपके बात कही जाती है। यहां पर किसके, प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन का सुझाव। और दूसरा आपके सिविल सेवाओं पर भारत सचिव, सिविल सेवाओं पर भारत सचिव के नियंत्रण की समाप्ति, भारत सचिव के नियंत्रण की समाप्ति व गवर्नर जनरल का नियंत्रण स्थापित, का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। स्थापित कर दिया गया। तो ये कुछ बातें हमारी किसके संदर्भ में निकलती हैं, भारत में सिविल सेवा के विकास के संदर्भ में निकलती हैं। हमने आपको बताया, एक बार ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं कि 1800 जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो उसने क्या किया यहाँ पर, कि भाई कुछ अनुबंधों के माध्यम से कुछ सेवाओं की शुरुआत यहाँ पर की है, जिनमें आपके नाम आते हैं, अप्रेंटिस का नाम आया, राइटर का नाम आया, फैक्टर का नाम आया, फैक्टर का नाम आती है, जूनियर मर्चेंट का नाम आया, सीनियर मर्चेंट का नाम आया। ये अनुबंधित सेवाओं के रूप में जानी गई है। किसके रूप में, अनुबंधित सेवाओं के रूप में जानी गई। अब इन्हीं अनुबंधित सेवाओं में से सीनियर मर्चेंट का जो पद था, उससे कालांतर में सिविल सेवा का विकास हुआ है। पहली बार आपके वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किसकी, कलेक्टरों की नियुक्ति की थी, लेकिन इनके राजस्व और प्रशासनिक जो दायित्व हैं उनको अलग अलग करके रखने का कार्य वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया है। बाद में कॉर्नवालिस जब आए, तो कॉर्नवालिस ने आपके उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की सिफारिश की है। वो उच्च पदों से भारतीयों को दूर रखने की सिफारिश आपके कॉर्नवालिस के द्वारा की गई, जो कि 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है उसमें उसकी जो सिफारिश थी उसको वैधता प्राप्त हो जाती है। कॉर्नवालिस की सिफारिश को वैधता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जब कॉर्नवालिस की सिफारिश को वैधता प्राप्त हुई, तो देखिए इसके पश्चात वेलेजली की बात आई। वेलेजली के द्वारा हेलबरी कॉलेज की स्थापना आपके कर ली गई। वेलेजली के द्वारा हेलबरी कॉलेज की स्थापना कर ली गई, और वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई है। लेकिन आपके शीघ्र ही फोर्ट विलियम कॉलेज को आपके बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के पीछे मूल रीजन इसका क्या रहता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना ही इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना इसकी सिफारिश की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए हेलबरी में आपके ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है, जो 1858 ईस्वी तक कार्य करता रहता है। ठीक है, फिर हम देखें कि भाई 1813 का चार्टर एक्ट है, उसमें राइटर के पद के लिए 2 वर्ष का आपके सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया जाता है। 1833 का चार्टर एक्ट है, उसमें अर्ध प्रतियोगिता प्रणाली को लाया जाता है। 1853 में पूर्ण प्रतियोगिता प्रणाली को लाया जाता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता प्रणाली को लाया गया 1853 ईस्वी में। ठीक है,
और इसके पश्चात हम देखें कि भाई कि 1861 में आईसीएस एक्ट हमें दिखाई दे रहा है। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय आईसीएस हैं। 1871 में आरसी दत्त हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, बिहारीलाल गुप्ता जो वायसराय के आपके बड़े सलाहकारों में से एक थे। एल्बर्ट बिल का आधार इनके द्वारा तैयार किया गया था नोट के माध्यम से। फिर कुछ आयु संबंधी बात की कि 1859 में 22 वर्ष इसकी आयु थी, 66 में 21 वर्ष, 78 में 19 वर्ष और आपके 92 में 21 और 23 वर्ष, न्यूनतम 21 और अधिकतम 23 वर्ष इसकी आयु निर्धारित कर दी जाती है। और 1868 ईस्वी में भारतीयों को प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप स्कीम भी आपके यहाँ सिविल सेवा में जारी की जाती है। 1886 ईस्वी में एचिसन आयोग का गठन होता है। उससे पहले आप देखिएगा कि संसद की विधि में आपके 1870 में ही एक प्रावधान लाया गया था कि कुछ सेवाओं पर कुछ विशिष्ट नियमों के तहत भारतीयों को नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत 1878-79 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लिटन के द्वारा स्टैट्यूटरी सेवा की शुरुआत आपकी की जाती है, जिसमें 1/6 जो पद हैं कुल पदों के वो भारतीयों के माध्यम से भरे जाने थे, लेकिन वेतन और दर्जे के हिसाब से ये निम्न कोटि की सेवाएं होती हैं। बाद में 1886 ईस्वी का जो एचिसन आयोग है वो आपके कॉन्वेंटेड अनकॉन्वेंटेड सेवा, क्योंकि अनकॉन्वेंटेड सेवाएं हैं वो आपके किसके माध्यम से, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाती थी। कॉन्वेंटेड आपके अनुबंध के आधार पर आती थी। दूसरी बात आपके किसके जो प्रांतीय सिविल सेवा के विकास की बात आपके इसके द्वारा की गई है, और साथ में आपके स्टैट्यूटरी सेवा है उसकी भी समापन की सिफारिश आपके एचिसन आयोग के द्वारा कर दी जाती है। इस्लिंगटन आयोग है, उसने प्रतियोगिता परीक्षा दोनों स्थानों पर लंदन और भारत में आपके कराने का निर्णय लिया था, सिफारिश की थी आपके उसके द्वारा। और उच्च पदों पर भारतीयों के लिए भी आपके 25% सीटों का आरक्षण करने की बात कही। 1919 के एक्ट में लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई, जो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में गठित किया गया है। केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवा के गठन का भी सुझाव इसने दिया है। 1922 में प्रतियोगिता परीक्षा का पहली बार आयोजन भारत और लंदन दोनों जगह एक साथ होता है। भारत में अगर ये परीक्षा देखी जाए तो कहाँ आयोजित की गई है, इलाहाबाद में आयोजित की गई। बाद में आपके ये परीक्षा दिल्ली में आयोजित की जाने लग जाती है। फिर आपके 23-24 में ली आयोग है, जिसके द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का सुझाव दिया जाता है, और 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन को कर दिया जाता है। 1935 के एक्ट में प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन की भी बात आपके यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्रीफ में किसका, भारत में सिविल सेवा का विकास हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।